गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का आज अल्काइल एंड अराइल हैलाइड का लास्ट क्लास है। इस क्लास में हम लोगों को पांचवा प्रॉपर्टी जो कि एक बचा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट वो डिस्कस करना है, और उसके बाद जो एक चीज और डिस्कस करना है वो छोटा छोटा कुछ कंपाउंड है, जैसे डीडीटी, फ्रियोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आइडोफॉर्म। तो इन सब के बारे में दो लाइन आपको जानना है। सबसे पहले तो जो एक प्रॉपर्टी बचा हुआ है अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट, वो पहले हेडिंग दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट। इसमें जो सबसे पहला बात है वो ये लिखेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है फॉर्मूला मास पे। बोले कि कोई भी अगर अल्काइल हैलाइड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मूला मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। जैसे इस चीज को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहे हैं। जैसे CH3Cl है और CH3CH2Cl है। इसमें देख रहे हैं कि एक कार्बन का क्लोराइड है, कार्बन का क्लोराइड है। ये देख रहे हैं 3 कार्बन का क्लोराइड है। तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे इसमें आप देख रहे हैं CH2 बढ़ गया, इसमें एक CH2 और बढ़ गया तो CH2 के बढ़ने का मतलब है कि फॉर्मूला मास का बढ़ जाना। तो इसका फॉर्मूला मास कम है, इस फॉर्मूले का मास ज्यादा है, इस फॉर्मूले का मास और ज्यादा है। तो जैसे जैसे फॉर्मूला का मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि एक कार्बन का क्लोराइड है, एक कार्बन का ब्रोमाइड है, एक कार्बन का आयोडाइड है। अगर इसमें कंपेयर करें तो यहां पर कार्बन का नंबर तो सब में सेम है, लेकिन यहां हैलोजन है क्लोरीन, हैलोजन है ब्रोमीन, तो क्लोरीन से ज्यादा मास होता है ब्रोमीन का। क्लोरीन का मास अगर 35.5 है तो ब्रोमीन का मास 80 होता है, आयोडीन का मास 127 होता है। तो जैसे जैसे इसमें अगर देखें तो फॉर्मूला मास बढ़ते ही जा रहा है, तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा। अगर मान लीजिए कि हैलोजन भी सेम हो, कार्बन भी सेम हो, जैसे CH3Cl, कार्बन है क्लोरीन है। अगर एक हाइड्रोजन हटा दें और एक और क्लोरीन अगर इसमें जोड़ दें तो आप देखिएगा इससे ज्यादा इसका फॉर्मूला मास है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होगा। अगर एक और हाइड्रोजन हटा के एक और क्लोरीन अगर जोड़ दें तो जैसे जैसे आप हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ते जाइएगा, फॉर्मूला मास अगर बढ़ते जा रहा है तो ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में अभी एक बात बताएं कि बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मूला मास पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। फॉर्मूला मास अगर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, फॉर्मूला मास बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि फॉर्मूला मास बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यहां पर एक कार्बन का क्लोराइड है, यहां देखिए 2 कार्बन का क्लोराइड है, यहां देखिए 3 कार्बन का क्लोराइड है। फॉर्मूला मास बढ़ते जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहा है। यहां देखिए सब में एक ही कार्बन है, लेकिन हैलोजन बड़ा होते जा रहा है, मतलब मास बढ़ते जा रहा है, तभी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। इसमें क्लोरीन का नंबर देखिए बढ़ते जा रहा है, तो मास बढ़ते जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहा है। एक बात बताए, अब देखिए दूसरा बात बता रहे हैं। अभी लिखे हैं आपकी फॉर्मूला मास पर डायरेक्टली डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। अब लिखेंगे इन केस ऑफ आइसोमर्स, in case of isomers boiling point decreases with increase in branching। in case of isomers boiling point increases with increase in branching। देखिए बात को समझाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए
कि आइसोमर्स यहां पहले जो लिखा हुआ है, तो आइसोमर्स का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। जैसे अगर 4 कार्बन का क्लोराइड है, 4 कार्बन का क्लोराइड, अगर आप ऐसे लिखें 4 कार्बन का क्लोराइड है, अगर आप 4 कार्बन के क्लोराइड को अगर इस तरीके से लिखें, 4 कार्बन का क्लोराइड है, अगर आप इसको इस तरीके से लिखें, तो यहां देख रहे हैं कि कोई ब्रांच टाइप का नहीं लग रहा है। अब ऐसे तो आप इसको लंबा चेन खोजिएगा तो ये तो ब्रांच हो जाएगा, लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि अगर ये एक लाइन में है तो यहां पे सरफेस एरिया कम है, यहां पर सरफेस एरिया बढ़ गया, यहां पर सरफेस एरिया और बढ़ गया। जैसे जैसे ब्रांच लटका हुआ रहेगा वैसे वैसे सरफेस एरिया इसको ज्यादा माना जाएगा। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ये लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब में कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 9 है, क्लोरीन 1 है। यहां फॉर्मूला मास से मतलब नहीं है, जितना इसका फॉर्मूला मास है उतना ही इसका फॉर्मूला मास है, उतना ही इसका फॉर्मूला मास है। लेकिन फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने से भी बॉइलिंग पॉइंट पे असर पड़ता है। यही बात लिखा हुआ है कि आइसोमर्स में बॉइलिंग पॉइंट घटेगा जब अगर ब्रांच बढ़ेगा तो। जैसे इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांच है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट में आपको इतना ही जानना है, 2 बात, एक बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड करता है फॉर्मूला मास पे, और दूसरा कि बॉइलिंग पॉइंट घटेगा अगर ब्रांच बढ़ेगा तब। अब इन्हीं 2 बात के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी है किताब में, टेक्स्ट बुक में, उन क्वेश्चंस को करवाने जा रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट का सवाल है ये जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखेंगे कि अरेंज the following in increasing order, arrange the following in increasing order of boiling point. Arrange the following in increasing order of boiling point. बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में इन सबों को सजाना है। सबसे पहला ब्रोमो मीथेन, उसके बाद है ब्रोमोफॉर्म, इसके बाद है क्लोरोमीथेन, इसके बाद है डाईब्रोमोमीथेन, ये 4 कंपाउंड दिया हुआ है। इन सबों को आपको बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट पर सजाना है। सबसे पहले तो इन सबों का स्ट्रक्चर बताएं। मीथेन है, उसमें ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो मीथेन होता है 1 कार्बन का अल्केन, इसमें एक हाइड्रोजन को कम किए और ब्रोमीन को जोड़ दिए, यह है ब्रोमोमीथेन। क्लोरोफॉर्म के स्टाइल में होता है ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म मतलब कि कार्बन में 1 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हटा दिए और तीनों हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन जोड़ दिए। अगर क्लोरोफॉर्म होता तो यहां पर 3 क्लोरीन लिखते हैं। क्लोरोमीथेन, मीथेन से 1 हाइड्रोजन हटाएं, क्लोरीन जोड़ दिए। डाईब्रोमोमीथेन, मीथेन से 2 हाइड्रोजन हटाएं, 2 ब्रोमीन जोड़ दिया। अब आपको
इन सबों को बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट पे सजाना है। अब देखिए कि सबसे कम मास किसका है, तो यहां क्लोरीन है तो फार्मूला मास सबसे कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा CH3Br का। अब ब्रोमीन का नंबर देखिए बढ़ रहा है, 2 हो गया यहां, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होगा। इसमें देखिए ब्रोमीन और बढ़ गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट पर ये चारों सज गया। दूसरा है 1-क्लोरोप्रोपेन। 1-क्लोरोप्रोपेन, उसके बाद है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसके बाद है 1-क्लोरोब्यूटेन। इन तीनों को बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट पर सजाना है। 1-क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब हो गया 3 कार्बन का अल्केन और पहला कार्बन पे क्लोरीन जोड़ दिया। आइसोप्रोपाइल हो गया 3 कार्बन का अल्काइल जिसमें यहां से हाइड्रोजन हटा है। 1-क्लोरोब्यूटेन 4 कार्बन का अल्केन और पहला पर ब्यूटेन है, मतलब पहला पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब इन 3 कंपाउंड को आपको बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट पर सजाना है, तो इन दोनों का मास तो सेम होगा, ये दोनों तो आइसोमर्स है, लेकिन इसका मास ज्यादा होगा। इसमें 4 कार्बन है, इन सबों में 3 कार्बन है, तो जिसका मास ज्यादा होगा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा। तो ये तय है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, क्योंकि इसका मास इन तीनों में सबसे ज्यादा है। अब इन दोनों का मास सेम है, तो ये बनेगा सेकेंड पॉइंट पे कि जो आपको बताए हैं कि जैसे ही आइसोमर्स का केस अगर आप देखिएगा तो आइसोमर्स में बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है ब्रांच के बढ़ जाने से। तो इसमें ब्रांच नहीं है, इसमें ब्रांच है, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो सबसे कम इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। तो ये जो क्वेश्चंस है जो आपको अभी करवाएं, ये एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है जो कि बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड था। यही एक प्रॉपर्टी हम लोगों का इस चैप्टर में बचा हुआ था। तो प्रॉपर्टी अब सारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट हेलो कंपाउंड्स है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉपी पर अब हेडिंग देंगे सम इंपॉर्टेंट हेलो कंपाउंड्स, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन है। लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट हेलो कंपाउंड्स। सबसे पहला जो कंपाउंड आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है DDT। सबसे पहला जो आपको कंपाउंड पढ़ाने जा रहे हैं वो है DDT। DDT का पूरा नाम लिखेंगे पारा पारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये DDT का फुल फॉर्म है, पारा पारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। हो सकता है कि 9th-10th में केवल पढ़े होंगे डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, लेकिन अब अगर लिखना होगा तो लिखेंगे पारा पारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। इसके बाद DDT में
सबसे पहले जानना है स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है जी। आ सकता है कि DDT का स्ट्रक्चर लिखो, नाम में देखिए कि लास्ट में इथेन लिखा हुआ है। इथेन का मतलब हुआ कि 2 कार्बन का अल्केन। उसके बाद आप देखिए ट्राइक्लोरो है, 1 कार्बन से 3 क्लोरीन। यहां देखिए डाइफिनाइल है, 1 कार्बन से 2 फिनाइल, 1 फिनाइल, दूसरा फिनाइल। उसके बाद दोनों में, इन दोनों में पारा पोजीशन पर क्लोरीन है। अगर ये ग्रुप है तो ये हुआ, अगर ये ग्रुप है तो ये हुआ ऑर्थो, ये हुआ मेटा, ये हुआ पारा। पारा पोजीशन पर क्लोरीन है दोनों में। ये DDT का स्ट्रक्चर है जिसका फुल फॉर्म है पारा पारा डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। कभी कभार क्या होता है कि आपको बोल देगा कि DDT का IUPAC नेम लिखिए, IUPAC नेम। IUPAC अगर नेम लिखना है तो ये हुआ कार्बन का लंबा चेन, ये हुआ ब्रांच, नंबरिंग उधर से जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े। यहां 1 पर 2 ब्रांच है, यहां 1 पर 3 ब्रांच है, तो ये नंबरिंग हो गया। इसके बाद अगर आपको नाम लिखना है तो पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो ये 1 पर देख रहे हैं कि 3 क्लोरीन है, तो लिखेंगे 111 ट्राइक्लोरो। यहां देखिए 2 पर कॉम्प्लेक्स ब्रांच है 2 बार, मतलब ब्रांच हैविंग ब्रांच। दिमाग में रखिएगा कि अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच अगर 2 बार रिपीट करेगा तो उसके लिए डाई नहीं बल्कि बिस लगाते हैं। डाई कब लगाते हैं? जब नॉर्मल ब्रांच 2 बार रिपीट करे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2 बार रिपीट करेगा, ब्रांच हैविंग ब्रांच, तो उसके लिए बिस लगाएंगे। अगर 3 बार रिपीट करेगा तो ट्रिस लगाएंगे, 4 बार रिपीट करेगा तो टेट्रा किस लगाएंगे। ये चीज दिमाग में रखना है। तो यहां कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2 बार रिपीट कर रहा है, दोनों 2 पर है, 2 बार रिपीट कर रहा है तो लिख दिए 20। इसके बाद आपको जो ब्रांच है उसका नाम लिखना है। जहां से हाइड्रोजन हटा है, जैसे देखिए यहां से हाइड्रोजन हटा है तो यहीं से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 और 4। 4 पर है क्लोरो, और बेंजीन जब ब्रांच में हो तो उसको फिनाइल पढ़ते हैं। तो नाम हुआ 111 ट्राइक्लोरो 22 बिस 4 क्लोरोफिनाइल। ये सारा ब्रांच का नाम लिखा गया। अब मेन चेन का नाम, 2 कार्बन का अल्केन होएगा इथेन। अगर कैमरा में कट रहा हो तो हम बोल दें ये इथेन लिखा हुआ है। सबसे पहले DDT का ये तो पूरा नाम लिखे, ये कॉमन नेम है। DDT का अगर स्ट्रक्चर पूछेगा तो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। DDT का अगर IUPAC नेम पूछेगा तो ये लिखेंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर IUPAC नेम। अब इसमें सबसे पहला बात ये जानिएगा कि इट इज एन इंसेक्टिसाइड। पहला लाइन लिखिएगा DDT में, इट इज एन इंसेक्टिसाइड, मतलब ये कीड़ा मारने का दवा है। कोई पूछे DDT क्या है तो DDT इंसेक्टिसाइड है। कब प्रिपेयर हुआ सबसे पहले? तो इट इज प्रिपेयर्ड इन 1873। इसको 1873 में सबसे पहले प्रिपेयर किया गया। लेकिन 1873 में ये यूज नहीं हुआ। यूज हुआ ये सबसे पहली दफा, इट वॉज यूज्ड फर्स्ट इन 1939। सोचिए कितने साल बाद इसको यूज किया गया पहली दफा।
जो कॉमर्शियल यूज था, बना तो दिया गया 1873 में, लेकिन इसको पहली दफा कॉमर्शियली यूज किया गया 1939 में। इट वॉज यूज्ड फर्स्ट इन 1939 ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब कोई सोचे कि वर्ल्ड वॉर में इसका क्या यूज है? कीड़ा मारने का दवा है कि आदमी मारने का दवा है? तो दिमाग में एक बात रखें कि जब भी वर्ल्ड वॉर होता है तो जिधर तिधर आदमी और जानवर पूरा मरा हुआ रहता है, तो वहां एकाएक जर्म का ग्रोथ बढ़ जाता है। तो जर्म के ग्रोथ को रोकने के लिए इंसेक्टिसाइड का छिड़काव होता है। तो डीडीटी का छिड़काव 1939 में सबसे पहली बार हुआ था। इसी में लिखना है आगे कि ठीक है 1939 में इसको सबसे पहली बार यूज किया गया, लेकिन ये इको फ्रेंडली नहीं है। लिखेंगे इट इज नॉट इको फ्रेंडली। ये जो कंपाउंड है वो इको फ्रेंडली नहीं है। इट कैन डिस्टर्ब ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर सकता है, मतलब करता है। ये ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है, कैन छोड़ दीजिए, इट डिस्टर्ब्स ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है, इको फ्रेंडली नहीं है, नेचर का दोस्त नहीं है, नेचर को बर्बाद करता है, ये डिस्टर्ब करता है ओजोन लेयर को। इस कारण से मतलब इसके 100वें जन्मदिन पर, जैसे 1873 में अगर ये बना तो इसका 100वां जन्मदिन कब हुआ? 1973 में। तो इट्स यूज वाज बैंड इन यूएस सिंस 1973। यूनाइटेड स्टेट्स में 1973 के बाद से इसका यूज बंद कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया। बट इज स्टिल यूज्ड इन सम अदर कंट्रीज। कुछ कंट्रीज में इसको अभी भी यूज किया जाता है, जैसे हम लोग के यहां अभी भी यूज किया जाता है ये डीडीटी। डीडीटी के बारे में सबसे पहले तो उसका कॉमन नेम लिख दिए थे, पारा पारा डाइक्लोरो ट्राइफिनाइल, सॉरी पारा पारा ट्राइक्लोरो। डीडीटी का फुल फॉर्म लिख दिए थे पारा पारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। थोड़ा गड़बड़ हो गया था, रुक गए थे। अब सुनिए, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर बताए थे कि इथेन है तो 2 कार्बन का अल्केन, 1 कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से 2 फिनाइल जुड़ा हुआ है, और दोनों के पारा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अगर इसका IUPAC नेम लिखना था तो पहले ये लंबा चेन खोजे थे, ये सब ब्रांच खोजे थे, नंबरिंग उधर से जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ा था। तो ये था 111 ट्राइक्लोरो, 2 पर कॉम्प्लेक्स ब्रांच है 2 बार, तो लिख दिए 2 बिस। कॉम्प्लेक्स ब्रांच रिपीट करेगा 2 बार तो बिस, 3 बार तो ट्रिस, 4 बार तो टेट्राकिस। यहां 2 बार रिपीट किया है तो लिख दिए बिस। और जो ब्रांच है वो है 4 क्लोरोफिनाइल, तो लिख दिए 4 क्लोरोफिनाइल। तो ब्रांच का नाम लिखने के बाद मेन चेन का नाम, तो इथेन, 2 कार्बन का अल्केन इथेन। बोल दिए कि ये कीड़ा मारने का दवा है, इंसेक्टिसाइड है। 1873 में सबसे पहली बार बना, लेकिन इसको यूज किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान 1939 में। उसके पहले दूसरा केमिकल यूज होता था, लेकिन इसको सबसे पहली बार कॉमर्शियल स्केल पे यूज किया गया 1939 में। लेकिन बता दिए कि ये इको फ्रेंडली नहीं है, ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है, जिस कारण से ये यूनाइटेड स्टेट्स में ये बैन कर दिया गया इसके 100वें जन्मदिन पर 1973 में। लेकिन अभी भी ये कुछ कंट्रीज में यूज होता है, जैसे कि हमारे यहां। अब अभी तो एक कंपाउंड आपको बताया जो हुआ डीडीटी। अब आपको दूसरा कंपाउंड बताने जा रहे हैं। अब कॉपी पर हेडिंग देंगे क्लोरोफॉर्म। कॉपी पर अब अगला कंपाउंड हेडिंग देंगे क्लोरोफॉर्म।
सेकंड नंबर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। अगर कभी बोले ब्रोमोफॉर्म तो CHBr3, कभी बोले अगर आइडोफॉर्म तो CHI3। तो अभी क्लोरोफॉर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। क्लोरोफॉर्म में लिखेंगे इट इज एन एनेस्थेटिक। ये एक प्रकार का एनेस्थेटिक है। एनेस्थेटिक का मतलब हो गया बेहोश करने का दवा। ऑपरेशन वगैरह में होता है ना, बेहोश किया जाता है, तो वही है, बेहोश करने का दवा। क्लोरोफॉर्म क्या है? तो बेहोश करने का दवा है। लेकिन अब हम लोग क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं करते हैं बेहोश करने के लिए। इससे एक कम टॉक्सिक सब्सटेंस अब हम लोग यूज करते हैं और उसका नाम है ईथर। तो लिख रहे हैं कि नाउ अ डेज it is replaced by a less toxic substance called ether। जी, सबसे पहले तो बता दिए कि ये एक प्रकार का बेहोश करने का दवा है जिसको हम लोग पहले यूज करते थे, लेकिन अब इसको यूज नहीं करते हैं। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है ईथर के द्वारा। पहले इसको नोट कर लीजिए आप। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है। लिखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडाइज्ड। क्या होगा जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज करेगा? देखिए, क्लोरोफॉर्म है CHCl3। अगर ये ऑक्सीडाइज करेगा, सुन लीजिए, क्लोरोफॉर्म है CHCl3, अगर ये ऑक्सीडाइज करेगा तो बनाएगा COCl2। ये एक पॉइजनस गैस है, इसका नाम है फॉस्जीन। क्या नाम है इसका? फॉस्जीन, PHOSGENE। ये एक प्रकार का पॉइजनस गैस है। बोले कि क्लोरोफॉर्म जब भी ऑक्सीडाइज करेगा तो एक पॉइजनस गैस बनाएगा फॉस्जीन, साथ में बनाएगा HCl। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जब भी ऑक्सीडाइज करता है तो सनलाइट में ऑक्सीडाइज करता है। तो क्वेश्चन यही है कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडाइज्ड। तो आंसर में पहले ये रिएक्शन लिखना है, अब उसके बाद इसको वर्ड में लिखना है कि व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडाइज्ड, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडाइज्ड in the presence of sunlight, then a poisonous gas phosgene is formed। कहता है कि अगर क्लोरोफॉर्म को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में तो एक पॉइजनस गैस बनेगा जिसको हम लोग फॉस्जीन के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन लिखना है इसमें क्लोरोफॉर्म में कि हाउ क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड। लिखना है हाउ क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड। अब देखिए, इसके स्टोरेज में यही ध्यान देना है कि आप इसको स्टोर इस तरीके से करिए कि ये कहीं ऑक्सीडाइज नहीं कर जाए। तो ऑक्सीडाइज ये दो चीज से करता है, एक तो एयर से और दूसरा करता है सनलाइट से। तो इसको सनलाइट नहीं मिले, इसके लिए इसको इस तरीके के ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं रखेंगे, इसको डार्क कलर के बॉटल में रखेंगे, डार्क कलर के बॉटल में, ताकि उसमें सनलाइट नहीं घुसे। और ऐसा डार्क बॉटल जो कि अंदर से वैक्स का लाइनिंग किया हुआ हो,
ऐसा डार्क बॉटल, ग्लास बॉटल, जिसमें अंदर से वैक्स का लाइनिंग किया हुआ हो कि सनलाइट उसके अंदर नहीं घुसे। सनलाइट नहीं घुसे उसके लिए पहले बताएं कि ये डार्क कलर्ड के ग्लास बॉटल्स में रखा जाता है जो कि इंटरनली लाइंड हो वैक्स से, कि सनलाइट उसके अंदर नहीं चला जाए और एयर नहीं रहे। इसलिए क्लोरोफॉर्म को जब भी रखते हैं बॉटल में तो एकदम ढक्कन तक भर के रखते हैं ताकि उसके अंदर का जो भी एयर है वो बाहर निकल जाए। बॉटल में खाली नहीं रखते, यानी कि आधा सूधा नहीं रखते हैं, आधा रखेंगे तब तो एयर भर जाएगा, तो उसको एकदम ढक्कन तक भर के रखते हैं। तो ये बात को लिख रहे हैं कि हाउ क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड में, कि क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर रखते हैं। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड अवे फ्रॉम सनलाइट इन डार्क कलर्ड glass bottles which are internally lined with wax। ये जो लाइन लिखवाए हैं बस इसलिए ताकि उसमें सनलाइट नहीं जाए। उसके बाद एक चीज इसमें और लिख लेना है कि एंड इज फिल्ड अप टू ब्रिम, ढक्कन तक भर के रखते हैं ताकि उसमें एयर नहीं हो। तो अभी आपको दो कंपाउंड के बारे में बताएं। बोले सी दो लाइन जानना है, ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, नहीं तो दो लाइन जानना है सबके बारे में। पहले तो आपको बताएं डीडीटी के बारे में कि वो इंसेक्टिसाइड है, कब प्रिपेयर किया गया वो याद रखिएगा 1873 में। यूएस कब बैन कर दिया तो 1973 में। सबसे पहली दफा यूज कब हुआ तो 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान। डीडीटी का क्या स्ट्रक्चर था, क्या उसका आईयूपीएसी नेम था, क्या कॉमन नेम था। क्लोरोफॉर्म में ये याद रखिएगा कि ये है क्या, तो बेहोश करने का दवा। अब इसको यूज नहीं करते हैं, कौन रिप्लेस किया इसको, तो ईथर। ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। और इसको कैसे स्टोर करके रखते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों के बाद अब एक लाइन थोड़ा लिखिएगा आइडोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म के बाद अब लिखिएगा थर्ड नंबर में आइडोफॉर्म। लिखेंगे आइडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म था CHCl3 तो आइडोफॉर्म है CHI3। तो लिखेंगे इट वाज यूज्ड नॉट इज यूज्ड। अब इसको यूज नहीं करते हम लोग, तो इट वाज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। इसको एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता था, लेकिन इसका जो स्मेल है वो इतना गंदा था कि अब इसके गंदे स्मेल के कारण हम लोग इसको यूज नहीं करते। अब हम लोग ऐसे फॉर्मूलेशंस को यूज करते हैं जिसमें आयोडीन है लेकिन वो आइडोफॉर्म नहीं है। तो इट वाज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। दिमाग में रखेंगे कि इसमें आयोडीन था, इसीलिए ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी का हुआ करता था। तो इट वाज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। फिर लिख रहे हैं इसी में इट हैज वेरी पुअर स्मेल। फिर लिख रहे हैं ड्यू टू इट्स बैड स्मेल, ड्यू टू इट्स बैड स्मेल it is replaced by other formulations containing iodine।
दिमाग में रखेंगे, ये लाइन तो लिखवा नहीं रहे हैं, क्लोरोफॉर्म में भी नहीं लिखवाएं कि वो इको फ्रेंडली नहीं है, ये भी इको फ्रेंडली नहीं है, कोई भी इको फ्रेंडली नहीं है। अब चौथा नंबर लिखेंगे फ्रियोन, 3 कंपाउंड लिखवा दिए। अब चौथा लिखेंगे फ्रियोन। ये सब हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब ऐसा कंपाउंड है जिसमें हैलोजन है। इन सब के बारे में आपको 2-2 लाइन जानना है। लिखेंगे फ्रियोन, फ्रियोन में लिखेंगे द क्लोरो फ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स, द क्लोरो कार्बन कंपाउंड्स of methane and ethane, the chlorofluorocarbon compounds of methane and ethane are collectively called फ्रियोन। क्या बोल रहे हैं सुनिए, बोले कि जैसे मीथेन है, ये हुआ मीथेन, अगर इसके चारों हाइड्रोजन को हटा दें, इसमें कुछ क्लोरीन जोड़ दें, इसमें कुछ फ्लोरीन जोड़ दें, यहाँ X लिखने का मतलब है कि कुछ नंबर, मान लीजिए 1 क्लोरीन जोड़ दिए, 3 फ्लोरीन जोड़ दिए, मान लीजिए 2 क्लोरीन जोड़ दिए, 2 फ्लोरीन जोड़ दिए, चारों हाइड्रोजन हटा के अगर इसमें कुछ क्लोरीन जोड़ दिए, कुछ फ्लोरीन जोड़ दिए, तो ये है क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन। अगर इथेन है, इसमें से भी अगर हाइड्रोजन हटा दे, सब कुछ क्लोरीन जोड़ दें, कुछ फ्लोरीन जोड़ दें, तो जो भी कंपाउंड बनेगा, इन सब कंपाउंड्स को फ्रियोन कहते हैं। फ्रियोन। कोई पूछे कि फ्रियोन क्या है, तो फ्रियोन हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, ये हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। किसका? तो मीथेन का और इथेन का। ये याद रखिएगा कि CCl2F2 इस कंपाउंड का नाम है फ्रियोन 12। फ्रियोन बहुत सारा हुआ, लेकिन इस कंपाउंड का नाम है CCl2F2 का नाम है फ्रियोन 12। ये नोट कर लीजिए। उसके बाद इसमें लिखेंगे फ्रियोन में कि इट इज यूज्ड एज एन रेफ्रिजरेंट। चीजों को ठंडा करने के काम में ये आता है। जैसे एयर कंडीशनर में जो पीछे जो आउटलेट रहता है, उसमें जो सिलेंडर में गैस होता है, वो फ्रियोन गैस होता है। रेफ्रिजरेटर में भी जो पीछे छोटा सा सिलेंडर होता है, उसमें जो गैस होता है, वो फ्रियोन गैस होता है। फ्रियोन गैस एक प्रकार का रेफ्रिजरेंट है, चीजों को ठंडा करने के काम में आता है। लिख लेंगे इट इज नॉट इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली नहीं है ये। इट डिस्टर्ब्स ओजोन लेयर। इट डिस्टर्ब्स ओजोन लेयर। ये फ्रियोन खत्म। अब ऐसा ही एक लाइन और जानेंगे। अगला टॉपिक कार्बन टेट्राक्लोराइड। आखिरी टॉपिक कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये था चौथा नंबर। अब 5वां नंबर लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। पहला लाइन इसमें लिखेंगे इट इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे देखिए वाटर है, सॉल्वेंट है, लेकिन उसमें कार्बन नहीं है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है।
ये भी सॉल्वेंट है वाटर के जैसा, लेकिन वो है वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसमें लिखेंगे इट इज यूज्ड इन पेंट, वार्निश, ये सब देखिए कि पॉलिश करने के काम में आता है, ये वुडन पॉलिश करने के काम में आता है ये। और ये पेंट तो समझ ही रहे हैं, तो पेंट में जो लिक्विड होता है, जो सॉल्वेंट होता है, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, उसी में सब चीज को घोला जाता है। वाटर दुनिया के हर चीज को नहीं घोल सकता है, वाटर दुनिया के हर चीज को नहीं घोल सकता है, ये नॉन पोलर चीज को नहीं घोल सकता है, जिसमें चार्ज नहीं है उसको नहीं घोल सकता है। आप चीनी को छोड़ दीजिए, चीनी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी के साथ, तब घुलता है, और नहीं तो नॉन पोलर चीज को पानी नहीं घोल सकता है। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कोई भी नॉन पोलर सॉल्यूट घुल जाएगा। तो ये पेंट और वार्निश में ये सॉल्वेंट यूज होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद जानेंगे इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स को बनाने में ये यूज होता है। अब आप कहिएगा कि अभी तो देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स फ्रीऑन में कि मीथेन से हाइड्रोजन हटाएं, क्लोरीन जोड़े, फ्लोरीन जोड़े, तो बन गया वो। लेकिन क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से अगर आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स बनाइएगा तो जरा आसान होएगा, क्योंकि यहाँ क्लोरीन ऑलरेडी लगा हुआ है। आप इसमें से एक भी क्लोरीन को हटाइए और फ्लोरीन जोड़ दीजिए, तो फिर देखिए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स बन गया। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स बनाना कार्बन टेट्राक्लोराइड से आसान है, तो इसीलिए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स बनाने के काम में आता है। इसमें भी लिख दे रहे हैं इट इज नॉट इको फ्रेंडली, इट इज नॉट इको फ्रेंडली। इसमें भी लिख दे रहे हैं इट डिस्टर्ब्स ओजोन लेयर, इट डिस्टर्ब्स ओजोन लेयर। पहले इसको आप नोट कर लीजिए इतना। एक लाइन इसमें आप और जोड़ लीजिएगा कि इट इज यूज्ड एज स्पॉट रिमूवर। ये दाग धब्बा को छुड़ाने के काम में भी आता है, स्पॉट रिमूवर है। बाकी ये जो भी कंपाउंड है सारा कंप्लीट हो गया है। अब आप यहां तक नोट कर लेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, जो कि है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्काइल एंड अराइल हैलाइड खत्म हो गया। जितना भी इसमें आपको बताया गया प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, वो सारा रिएक्शन अब अपना याद रखिएगा, क्योंकि वो अब हर चैप्टर में यूज होएगा। ठीक है, एनफ फॉर द डे।